गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री सेमेस्टर 1 बीए के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। आइए क्वेश्चन जो है वो है देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों पर एक लेख लिखें। कह रहा है कि जो एंशिएंट इंडिया है उसमें एजुकेशन के कौन कौन से मेन सेंटर्स थे उसके बारे में क्या करना है, लिखना है, डिस्कस करना। राइट अ नोट ऑन मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। आइए आंसर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षा के जो भारत के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, फिर आपका तक्षशिला, काशी, कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनहिला, पाटन, कांची, तेलहाड़ा विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, सोमपुरा विश्वविद्यालय। तो ये सब जो है शिक्षा के क्या थे, प्रमुख केंद्र थे प्राचीन भारत में। आइए इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। विहार में ये हम लोग का राज्य बिहार नहीं, विहार पहले होता था जहाँ मठ टाइप का, जहाँ पर लोग स्टडी करने जाते थे, ठीक है, बिड़मन एजुकेशनल जो कैंपिंग करने जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश पाना था तो जो विद्यार्थी को प्रवेश पाना होता था तो उसको प्रवेश द्वार पर ही एक परीक्षा लिया जाता था। उसमें उसको क्या होना पड़ता था, पास होना पड़ता था, उत्तीर्ण होना जरूरी था, तभी जो है उसको प्रवेश मिल पाता था। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, बर्मा आदि अनेक देशों से विद्यार्थी यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा अध्यापकों की संख्या 1510 थी। वैनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। राजा और धनी लोग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा दर्शन, भाषा विज्ञान, यंत्र शास्त्र, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञ नामक एक विशाल पुस्तकालय था। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जीनमित्र, आर्यदेव, डीडना, ज्ञानचंद्र आदि यहाँ के उच्च कोटि के आचार्य थे। वैनसांग तथा इतिसंग के अतिरिक्त अन्य अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। तो सबसे पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो थे शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर अनेक विहारों का निर्माण किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश पाना चाहते थे उनको प्रवेश द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता था। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, बर्मा अनेक देशों से विद्यार्थी यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा अध्यापकों की संख्या जो थी वो 1510 थी। वैनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा माने मेडिकल की सुविधा निःशुल्क फ्री में दी जाती थी। राजा और धनी लोग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता करते थे। ठीक है, पैसे से मदद करते थे धनी लोग और राजा, जिससे कि विश्वविद्यालय में
कोई भी बाधा नहीं आए शिक्षा देने में। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अलावा अतिरिक्त बौद्ध धर्म की शिक्षा तो दी जाती थी, उसके अलावा व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा दर्शन, भाषा विज्ञान, यंत्र शास्त्र, योग, शिल्प, रसायन, ये सब आदि विषय पढ़ाए जाते थे। और यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख क्या था, केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मज्ञ। लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय का, उस लाइब्रेरी का क्या नाम था, धर्मज्ञ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विशाल पुस्तकालय था उसका क्या नाम था, तो धर्मज्ञ था। फिर वहाँ के आचार्यों का नाम दिया है, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जीनमित्र, आर्यदेव, डिडनांग, ज्ञानचंद्र आदि यहाँ के उच्च कोटि के आचार्य थे, हाईली क्वालिफाइड आचार्य थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। इस विश्वविद्यालय के विहारों के कक्षों में व्याख्यान हुआ करते थे तथा मैंने लेक्चर दिए जाते थे तथा सदैव दर्शन और धर्म की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। यहाँ अनेक उच्च कोटि के विद्वान अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, जिनमें रक्षित, विरोचन, बुद्ध, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, वज्र, दीपंकर और अभयंकर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य की भी पढ़ाई होती थी। देश की ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ का पुस्तकालय भी विशाल था जिसमें असंख्य बहुमूल्य पुस्तकें थी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 9वीं शताब्दी में, और बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल। और इस विश्वविद्यालय में विहारों के कक्षों में, मैंने जो कक्ष होता था वहाँ व्याख्यान हुआ करते थे, मैंने लेक्चर दिए जाते थे लेक्चरर्स, तथा सदैव दर्शन, हमेशा दर्शन और धर्म की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। यहाँ अनेक उच्च कोटि के विद्वान अध्ययन और अध्यापन का क्या करते थे, कार्य करते थे, पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, जिनमें रक्षित, विरोचन, बुद्ध, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, वज्र, दीपंकर और अभयंकर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य की भी पढ़ाई होती थी। देश की ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ का पुस्तकालय भी विशाल था, इसमें असंख्य बहुमूल्य पुस्तकें थी। अगला विश्वविद्यालय का नाम है जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय काठियावाड़ में स्थित था। वेन्सवांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 100 विहार थे जिनमें 6000 भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध भिक्षा का प्रधान केंद्र होने के कारण दूर दूर के स्थानों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय जो है काठियावाड़ में स्थित था। वेन्सवांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 100 विहार थे जिनमें 6000 भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र होने के कारण दूर दूर के स्थानों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो ये है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय। आगे भी है, स्थिरमती तथा गुणमती इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त तर्क, व्याकरण, व्यवहार, साहित्य और विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्थिरमती तथा गुणमती इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त तर्क, व्याकरण, व्यवहार, साहित्य आदि
विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही श्रावस्ती नगर बौद्ध धर्म और शिक्षा का केंद्र बन गया था। यहाँ आचार्यों तथा विद्यार्थियों के रहने के लिए सुंदर आवास थे। इसमें पुस्तकालय, औषधालय, अध्ययन कक्ष तथा व्याख्यान कक्ष बने हुए थे। हर्ष के शासनकाल में श्रावस्ती विहार बौद्ध ज्ञान एवं दर्शन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ दूर दूर से भिक्षु आकर शिक्षा क्या करते थे? प्राप्त करते थे। कह रहा है कि वो जो वल्लभी विश्वविद्यालय था उसमें स्थिरमती और गुणमती वहाँ के प्रसिद्ध शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथ के अलावे तर्क, व्याकरण, व्यवहार, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही श्रावस्ती नगर, ठीक है, बौद्ध धर्म और शिक्षा का क्या बन गया था? केंद्र बन गया था। यहाँ आचार्यों और विद्यार्थियों के रहने के लिए सुंदर आवास थे, घर थे। इसमें पुस्तकालय, औषधालय, दवाई जहाँ मिलती है, औषधि मतलब होता है दवाई, औषधालय माने यहाँ दवाई मिलती है, दवाई दुकान, अध्ययन कक्ष तथा व्याख्यान कक्ष बने हुए थे। हर्ष के शासनकाल में श्रावस्ती विहार बौद्ध ज्ञान एवं दर्शन का प्रमुख केंद्र था, जहाँ दूर दूर से भिक्षु आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में तक्षशिला ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि थी। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। धनी तथा निर्धन दोनों प्रकार के छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद त्रयी, 18 शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तविद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन आदि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अनेक सम्राटों तथा प्रसिद्ध विद्वानों ने भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में अनेक विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। शिक्षा के केंद्र में इसकी प्रसिद्धि भी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी समान रूप से यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। धनी हो या निर्धन हो, दोनों प्रकार के छात्र यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद त्रयी, 18 शिल्प, फिर धनुर्विद्या, हस्तविद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन आदि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है काशी। वैदिक काल में काशी विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। काशी का शासक अजातशत्रु अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर के देशों से विद्यार्थी काशी आते थे। काशी जैन धर्म और दर्शन का भी केंद्र था। वैदिक दर्शन, ज्ञान, तर्क और शिक्षा में काशी अग्रणी थी। काशी वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र थी। पूर्व मध्य युग में भी काशी हिंदू शिक्षा का प्रधान केंद्र थी। काशी के बारे में कह रहा है कि वैदिक काल में काशी विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। काशी का शासक अजातशत्रु अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर के देशों से विद्यार्थी काशी आते थे। काशी जैन धर्म और दर्शन का भी केंद्र था। वैदिक दर्शन, ज्ञान, तर्क और शिक्षा में काशी अग्रणी थी। काशी वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र थी। पूर्व मध्य युग में भी काशी हिंदू शिक्षा का प्रधान केंद्र थी। अगला है कश्मीर। प्राचीन काल में कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर में दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रकांड विद्वान हुए थे, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के अनेक ग्रंथ की रचना की थी। हरि विजय का रचनाकार रत्नाकर, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी तथा भारत मंजरी का रचयिता क्षेमेंद्र मैसत चरित्र का लेखक श्री हर्ष कश्मीर के ही निवासी थे। रास तरंगिणी का लेखक कल्हन भी कश्मीर का निवासी था। और कश्मीर, प्राचीन काल में कश्मीर भी जो था धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर में दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रकांड विद्वान हुए थे, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के अनेक ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। हरि विजय के जो रचनाकर थे, रत्नाकर, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी के जो रचयिता थे क्षेमेंद्र, ठीक है,
फिर जो है श्री हर्ष कश्मीर, ये सब लेखक थे कश्मीर के। राजतरंगी के लेखक जो कल्हण थे वो भी कश्मीर का ही निवासी थे। तो कश्मीर भी पहले जो है धर्म और शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। अगला है धारा। अभी तो कश्मीर टूरिज्म पर्यटन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। धारा, पूर्व मध्य युग में धारा नगरी विद्या और ज्ञान का प्रधान केंद्र बन गई थी। राजा मुंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म एवं शिक्षा का प्रधान केंद्र बन चुकी थी। सम्राट भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात थी। इसके अतिरिक्त उसने अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की थी। धारा, पूर्व मध्य युग में धारा नगरी विद्या और ज्ञान का प्रधान केंद्र बन गई थी। राजा मुंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म एवं शिक्षा का प्रधान केंद्र बन चुकी थी। सम्राट भोज के द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात थी। इसके अतिरिक्त उसने अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कन्नौज, हिंदू एवं बौद्ध विद्या तथा शिक्षा का केंद्र था। अनेक विद्वान इस नगर की शोभा बढ़ाते थे, जो अपने शिष्यों को विभिन्न विद्याएं पढ़ाते थे। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। कन्नौज के ब्राह्मण पंडित विद्वता में अत्यंत धुरंधर थे। प्रतिहारों के युग में भी कन्नौज उसी प्रकार का शिक्षा का केंद्र बना रहा। कन्नौज भी एक भारत का क्या था, प्रमुख शिक्षा केंद्र था उस समय का, प्राचीन भारत का। हिंदू एवं बौद्ध विद्या तथा शिक्षा का केंद्र था। अनहिला पाटन, पूर्व मध्य युग में गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अनहिला पाटन थी। गुजरात का जो चालुक्य वंश था पूर्व मध्य युग में, तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, अनहिला पाटन। तो वो जो शिक्षा के केंद्र के रूप में क्या थी, विख्यात थी, फेमस थी। विख्यात माने फेमस। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म तथा दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। हेमचंद्र नामक प्रसिद्ध विद्वान ने व्याकरण, छंद, शब्द शास्त्र, साहित्य, कोश, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। पूर्व मध्य युग में गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अनहिला पाटन थी, जो शिक्षा केंद्र के रूप में क्या थी, विख्यात थी। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म तथा दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। हेमचंद्र नामक प्रसिद्ध विद्वान ने व्याकरण, छंद, शब्द शास्त्र, साहित्य, कोश, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर अलग अलग ग्रंथों की रचना की थी। अगला है कांची। दक्षिण भारत में पल्लव वंशी शासकों के नेतृत्व में कांची एक महान शिक्षा केंद्र बन गया था। कांची के शिक्षा केंद्र के विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था। दक्षिण भारत, कांची जो है दक्षिण भारत के में पल्लव वंशी शासकों के नेतृत्व में कांची एक महान शिक्षा केंद्र बन गया था। कांची के शिक्षा केंद्र के विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था। फिर दक्षिण भारत के निवासियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों के निवासी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे कांची में। महाकवि डंडीन ने कांची के राज्याश्रय में रहकर अनेक ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। प्राचीन भारत के अन्य शिक्षा केंद्र तेलहाड़ा विश्वविद्यालय। तेलहाड़ा, इस विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार राज्य के नालंदा जिले में मिले थे, जिससे इस बात का पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय से तेलहाड़ा विश्वविद्यालय तकरीबन 300 साल पुराना है। इसकी स्थापना के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसकी स्थापना कुषाण काल के दरमियान हुई थी। महायान की पढ़ाई करने के लिए इस विश्वविद्यालय में भारत और भारत के अलावा दूसरे देशों के विद्यार्थी भी आते थे। अगला है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। वर्तमान में भारत देश के उड़ीसा राज्य में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग राजाओं के द्वारा 3री शताब्दी के आसपास में उड़ीसा राज्य में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी और अगले 800 सालों तक अर्थात 11वीं शताब्दी तक पुष्पगिरी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पूरी दुनिया भर में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध था। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का परिसर जो कैंपस था ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी जैसे 3 पहाड़ों तक फैला हुआ था, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर पढ़ने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक रही होगी। हालांकि वर्तमान में भारत देश के उड़ीसा राज्य में है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कलिंग राजाओं के द्वारा 3री शताब्दी में आसपास ही इसकी स्थापना करवाई गई थी और इसका परिसर बहुत बड़ा था। इसका परिसर ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी 3 पहाड़ों तक फैला हुआ था। अगला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय।
पहले के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हुआ करता था। यह भी उतना ही अधिक प्रसिद्ध था जितना अधिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय था। हालांकि कहा जाता है कि वर्तमान के समय में भी उदंतपुर विश्वविद्यालय धरती के अंदर दबा हुआ है और यही वजह है कि काफ़ी कम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में पता है। अगला है शारदा पीठ। 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक देवी सरस्वती का शारदा पीठ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था और कुषाण साम्राज्य के दरमियान भी यहाँ एजुकेशन का बहुत ही प्रमुख स्थल था। अब वर्तमान समय में पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किए गए कश्मीर में शारदा के निकट शारदा पीठ नीलम नदी के किनारे पर मौजूद है। जब शारदा पीठ विश्वविद्यालय स्थापित था तब यहाँ पर माता सरस्वती की बहुत ही विशाल मूर्ति मौजूद थी। अगला है सोमपुरा विश्वविद्यालय। पाल वंश के राजाओं के द्वारा सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। इसे अन्य नाम के तौर पर सोमपेरा महाविहार भी कहते हैं। यह विश्वविद्यालय सबसे अधिक फेमस 12वीं शताब्दी में था और तकरीबन 400 सालों तक यहाँ पर विद्यार्थियों की भरमार थी। कहा जाता है कि सोमपुरा विश्वविद्यालय तकरीबन 27 एकड़ में फैला हुआ था और अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले प्रमुख शिक्षा केंद्र में इसकी गिनती होती थी। सोमपुरा विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि यह बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था, इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को मानने वाले विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे। साथ ही यहाँ पर बौद्ध धर्म के साधु संतों के लिए विश्राम गृह भी था। इस प्रकार से यहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर काफ़ी चर्चा होती थी। तो ये सोमपुरा विश्वविद्यालय पाल वंश के राजाओं द्वारा स्थापना करवाई गई थी। इसे सोमपेरा महाविहार भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत के जो है प्रमुख जो शिक्षा केंद्र थे उसको देख लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें, स्पेशली सेमेस्टर 1 के छात्रों को। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेनिफिशियल है सेमेस्टर 1, ठीक है, जिसका अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी समय है एग्ज़ाम में। आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें तो वह भी लाभ लें और मेरे भी जो है सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ने में आप मदद करें। धन्यवाद।